नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। मेरी मौजूदगी आज तेजस्वी यादव के बिहार अधिकार यात्रा पर है। पहली यात्रा है ये, और ये रथ पर मैं सवार हूं। इनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। पिछले बार थोड़े से चूक गए थे। नौजवान नेता हैं, काफ़ी मेहनत किया है, और सबसे बड़ी बात कि लालू यादव जैसे शख्सियत और आधुनिक भारत के सबसे बड़े नेता के शैडो से निकलकर अब अकेला आरजेडी को सींचने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तेजस्वी जी, टाइम देने के लिए आपके इलेक्शन रथ में। तेजस्वी जी, मेरा पहला सवाल ये होगा कि पिछली बार आप थोड़े से चूक गए, मिस्ड बाय अ विस्कर, बाय 12,000 वोट्स एंड 6-7 सीट्स। 12,000 वोट का फर्क था सर। इस बार आप क्या अलग कर रहे हैं, क्या मुद्दे उठा रहे हैं जिससे कि आप काफी नजदीक आ जाएं? पिछले बार हो सकता है चुका दिए गए हों, और पिछले बार तो काउंटिंग ही शाम में रोक दी गई थी, रात के अंधेरे में हुआ। खैर, फिर भी वट एवर द रिजल्ट वॉज एट द एंड 12,000 का डिफरेंस जो आप बता रहे हैं। देखिए, उस समय तो हम लोगों को मौका भी नहीं मिला था कैंपेन करने का, जनता के बीच जाने का। कोरोना था, कोविड था, लॉकडाउन था। लेकिन सत्ता पक्ष के सभी मंत्री संतरी जो हैं घूम रहे थे, सामग्री डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, संपर्क कर रहे थे लोगों के साथ, अलग अलग योजनाएं, स्कीम, राहत उस समय भी जो है अनाउंसमेंट जो है काफी बढ़ चढ़ करके सरकार ने किया। और इस बार तो इतनी डरी हुई है सरकार है कि जो तेजस्वी कह रहा है वो कर दे रहे हैं। मतलब मौका ही नहीं दे रहे हैं। बिजली का हो, पेंशन का हो, डोमिसाइल का हो, युवा आयोग का हो, माई बहन मान योजना का हो, बिल्कुल। मतलब इंस्ट्रक्शन यही मिला है कि बिहार के खजाने में पैसा हो ना हो, सैलरी देने का भी पैसा हो ना हो, लेकिन इस पर जो कहना पड़ेगा वोट खरीद लेना है, वो कहेंगे और कैबिनेट से पास करेंगे। तो ये तो हम लोग सब लोग जान रहे हैं, और उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, गेम प्लान है, मतलब कौन लोग उसमें ज्यादा डिसीजन मेकर हैं आजकल, कौन कौन अधिकारी, कौन कौन रिटायर्ड अधिकारी। फिर ये सरकार अधिकारी चला रहे हैं, खासतौर पर रिटायर्ड अधिकारी लोग जो है, और बंच ऑफ उसमें से कुछ लोग हैं, वही लोग नीतिगत निर्णय ले रहे हैं, और वही लोग जो है मुख्यमंत्री को नचा रहे हैं। और उन लोगों को बहुत सहूलियत मिलता है कि नीतीश जी अचेत अवस्था में है, इनका चेहरा आगे करो, अपनी के पीछे अपना खेला करो। तो यही काम जो है बिहार में हो रहा है। खजानों की चोरी की जा रही है, इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, अपराध इतना बढ़ गया है कि लोग जो है परेशान हो चुके हैं। आप देखिए, भाजपा के मंत्री कल ही एक पत्रकार को जो है माँ बहनों की गाली दी। कल आप गए थे वहाँ? बताइए, अभी 2005 से पहले होता था कि नेता विरोधी दल को जाना पड़ रहा है FIR कराने, और वो भी पत्रकार को पीटा गया, कपड़े फाड़े गए, माँ बहनों की गालियां दी गई। क्या उन पत्रकार, गरीब अति पिछड़ा समाज से आने वाला पत्रकार का माँ बहन नहीं है? उनकी माँ का सम्मान नहीं है, बहनों का सम्मान नहीं है? तो खुलेआम एविडेंस होते हुए भी इतना ये लोग एरोगेंट है, और गुंडा टाइप लोग ही भाजपा के नेतृत्व को पसंद है। वैसे ही लोगों को जो है मंत्री बनाए। ये वही मंत्री है जो पीटा है, उसको राजस्थान से कोर्ट ने नकली दवा की चोरी में गिल्टी पाया है। तो ऐसे लोग हैं भाजपा में, सरकार में। लेकिन चिंता हमको अपने चाचा की है कि भाई जिस हिसाब से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, इस्तेमाल मतलब हम तो यहाँ तो कर ही रहे लोग, रिटायर्ड अधिकारी हैं, कुछ लोग हैं, कुछ तो बीजेपी के नेता है, अचेत अवस्था में है वो, बीजेपी के एजेंट जो जेडीयू के नेता है, वही सब चला रहे हैं। 3-4 लोग हैं। कौन है बीजेपी के एजेंट जेडीयू में? संजय झा जी क्या है? अरुण जी जेटली के कोटा से ना, अरुण जेटली जी के कोटा से वही ना थे। यहाँ तो कोटा वाला सिस्टम है।
एक तो मंत्री अशोक चौधरी कहते कि मेरा दामाद आयोग का मेंबर बना आरएसएस कोटा से, तो पता नहीं कौन कौन सा कोटा जदयू पार्टी में चलता है रे भाई। तो यहाँ साफ तौर पे अब दिल्ली से अमित शाह, नरेंद्र मोदी जो है सरकार चला रहे हैं। नीतीश जी को इसका मतलब हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और कुछ ब्यूरोक्रेट्स को जो है जिम्मेदारी दी है, कुछ अपने डर से भी कि भाई सत्ता बदलेगी तो भांडा फोड़ हो जाएगा, हमारी चलेगी नहीं, असलियत सामने आ जाएगा, इस डर की वजह से भी लोग जो है कुछ कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो आपने मुद्दे गिनाए तो कुछ ऐसा मुद्दा भी आपने रखा है जो मॉडल कोड के बाद आप अनाउंस करेंगे, क्योंकि आप जैसा बोल रहे हैं कि आपका कॉपी कर ले रहे हैं। अभी तो हम कुछ कहे ही नहीं, तो बहुत चीजें क्या इन चीजों से कुछ सरप्राइज जो एलिमेंट अभी तक होगा। जो कुछ हुआ है इससे क्या बिहार केवल विकसित हो जाएगा? तेजस्वी का संकल्प है कि बिहार को अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाए। जब तक बिहार से अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगा तब तक निवेश नहीं आएगा। निवेश जब तक नहीं आएगा, कारखाने इंडस्ट्रीज नहीं आएंगे, बड़े बड़े उद्योग नहीं लगेंगे, तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। और सभी लोग तेजस्वी के नेचर को जानते हैं। डिसिप्लिन के मामले में, अनुशासन के मामले में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। चाहे सत्ता मिलेगी, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, सब कोई गलती करने वाले को सजा। नौकरी फिर इस बार मुद्दा रहेगा आपका। पिछले बार ट्रैक्शन मिला था नौकरी को लेकर और आपने दिखाया भी जब सरकार में थे। नौकरी देखिए मुद्दा है, तभी तो नीतीश जी को कहना पड़ा, कल ही कहे हो कि 40 लाख हो गया है, पता नहीं कहाँ से आंकड़ा लिख के जो दे देता पढ़ देते हैं। 40 लाख हो गया है और इसको 50 लाख जो है चुनाव से नोटिफिकेशन से पहले करेंगे। आप बताइए 10 लाख और नौकरी 15 दिन में तो कैसे दे देंगे? का भाषण है। मतलब जो अधिकारी लिख के देता है वो पढ़ देते हैं, लेकिन अधिकारी भी होमवर्क अच्छे से नहीं कर पाते, इतनी खामियां रहती है उनके कागजों में। तेजस्वी जी, जिस कदर भीड़ आती है आपको ग्रीट करने के लिए, लगता है आपके समर्थकों में जोश काफी है। देखिए लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, और जनता जो है वही मालिक है। और आप देखिएगा जो जमीन पे अगर आप नहीं रहेगा, ऐसे डायलॉग नहीं होगा तो आपको जमीनी स्तर की जो समस्याएं हैं वो भी पता नहीं चलेगी। हमने तो लालू जी को भी कवर किया है हेलीकॉप्टर में, बहुत पुराने हैं। हेलीकॉप्टर में, और ऊपर से भीड़ दिखती थी। आप लोग तो बहुत पुराने, अब तो बिहार में आप जैसे बहुत कभी सीनियर जर्नलिस्ट सब रह गए, तो आप लोगों का तो अनुभव जो है वो आप लोग हर दौर देखे। अच्छा, एसआईआर का जो मुद्दा है, अब आप क्या संतुष्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शंस आए, और भारत सरकार ने भी निर्णय लिया कि एसआईआर जो है पूरे देश में अब लागू होगा? एसआईआर का विरोध किसी ने नहीं किया। आप लोगों ने प्रक्रिया पे सवाल उठाए, टाइमिंग को लेके, जो डॉक्यूमेंट्स जो मांगे जा रहे थे या जो पलायन करके बिहार के लोग जो बाहर, ये 3-4 जो इश्यूज थे इसको हम लोगों ने उठाया था। पता है आपको कि जून में हुआ था शायद, 25 जून को नोटिफिकेशन हुआ था, 27 जून को पहली बार हमने एसआईआर के मुद्दे पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। लगातार करते रहे आप। यही सवाल उठाया था कि भाई जो 11 डॉक्यूमेंट जो आपने जो दिया है, इधर सपोर्ट ले लो, जो 11 डॉक्यूमेंट आप मांग रहे हैं वो गरीबों के पास नहीं। आप इसमें आधार कार्ड क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं? कुछ दिन पहले तो आपका ड्राइव चल रहा था आधार से लिंक कर, ताकि डुप्लीकेसी वोटर ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट में ये बेहतर हुआ कि कम से कम अब देश में, ये हम लोगों की लड़ाई की बड़ी चीज है, जब देश में किसी भी राज्य में अगर एसआईआर होगा तो आधार कंपल्सरी होगा, यानी एज अ 12th डॉक्यूमेंट अब आधार जो है जुड़ गया। और दूसरा कि हम लोगों की बात की ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। अगर आपने वोट काटे तो विथ रीजनिंग जो है आप बताइए, और कम से कम जिसका वोट कटा है आप उसको नोटिफिकेशन दीजिए, अपील का चांस दीजिए। जो प्रक्रिया ऑलरेडी चुनाव आयोग के गाइडलाइन में उसको आप फॉलो करें। ये तो पूरे देश में होना चाहिए। आप संतुष्ट हैं इससे, इस फैसले से? अभी इलेक्शन, बंगाल का चुनाव भी सर पे है।
मेरी ईमानदारी से तो देखिए SIR तो पहली बार बिहार में हुआ है। इससे पहले इंटेंसिव रिविजन जो है 2003 में हुआ था। ये स्पेशल इंटेंसिव रिविजन जो है, लेकिन इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जो इस तरह से बिहार में फ्लड का टाइम है, मानसून का टाइम है, आप अभी भी दियारा चले जाइए, समय कम था। जिसको जुड़वाना है दियर के इलाका में जो लोग डूबे हुए हैं, वो आप वोट कैसे जुड़वा? समय दिया जाना चाहिए था। तो हमको लगता है कि अगर लोकसभा के बाद भी अगर ये शुरू कर देते कोई आपत्ति नहीं। लेकिन कौन चाहता है कि फर्जी वोटर हो, जी। और कौन चाहेगा कि घुसपैठिया जो है हमारे देश का वोटर बने? मोदी जी कल फिर उठाए मुद्दा, घुसपैठियों को भगा के रहेंगे, तो क्या ये बार बार क्या बोलना चाह रहे हैं? झारखंड में चुनाव था तो घुसपैठिया था, अब खत्म हो गया तो भाग गया। चुनाव हार गए, वहाँ JMM जीत गई, आप लोग का गठबंधन जीता। तो अच्छा 11 साल से केंद्र में उनकी सरकार है, प्रधानमंत्री है, ठीक है। 20 साल से राज्य में उनकी सरकार है। अगर घुसपैठिया है तो आप लोगों के बदौलत आया। इंटरनेशनल बॉर्डर उन लोग का कंट्रोल में है, सही बात है। नहीं, बिहार सरकार भी आपका और भारत सरकार भी आपका, सारे एजेंसियां, सारे इंस्टीट्यूशंस सब आपके हाथ में है। अच्छा, आए हैं तो संख्या तो जरा बता देते हैं। प्रधानमंत्री को हल्की बात नहीं करनी चाहिए। अगर बोल रहे तो बताओ कहाँ से घुसा। तो क्या ये SIR आपको लगता है माइनॉरिटीज को टारगेट करके लाया गया बिहार और बंगाल चुनाव को देखते हुए? जब अपना काम का आप कुछ कहने को नहीं है, क्योंकि आपने कोई काम नहीं किया 11 साल 20 साल बिहार में, तो आपको इश्यूज को डाइवर्ट करना है। तो ये जो मेन बेरोजगारी का मुद्दा है, जो पढ़ाई सिंचाई कमाई का जो इशू है, आप इससे जो है डाइवर्ट करना चाहते हैं ताकि लोग नौकरी रोजगार भूल जाए, हिंदू मुसलमान में बढ़ करके रहते। तो ये तो शुरू से ही इन लोगों का टेक्निक है, लड़ते रहे हैं। इसलिए तो बिहार की जनता इतनी जागरूक है कि बीजेपी को आज तक अकेले विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बिहार में आज तक सरकार नहीं बना पाई, और न ही इनके पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि रिलीजन इज द ओपियम फॉर द मासेस, उसी का इस्तेमाल करते हैं। अगली सवाल पे आते हैं तेजस्वी जी। पिछले बार आप थोड़े से चूक गए, कांग्रेस पार्टी को 70 सीट दिया आपने, और इस बार हमें जो पता चला है आप विनेबिलिटी फैक्टर पर सारे दल के साथ आप एक कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं कि सारे सीट्स पर उस टाइप के विनिंग कैंडिडेट्स हों। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बिल्कुल कम था? 70 में 19 बहुत कम परसेंटेज था। शायद वो अगर ज्यादा सीटों की डिमांड नहीं करते तो सरकार बना लेते आप। तो क्या कांग्रेस पार्टी या अन्य घटक दल और अन्य जो नए भी आने वाले हैं उनसे आपका क्या आग्रह होगा? देखिए, पिछले मुकेश सहनी जी हम लोग के साथ नहीं थे जी, इस बार है। जी। और जब पिछला चुनाव 20 का हम लोगों ने लड़ा था तो एज अलायंस लड़ा था जी। और आपको लगता है कि जब अलायंस लड़ते हैं तो 243 सीट पे हम लोग सब मिल के लड़ते हैं। बिल्कुल। कोई कांग्रेस, कोई RJD ऐसा नहीं। हाँ, अगर कुछ गलतियां अगर हुई होंगी, थोड़े से अगर हम लोगों ने चुना है तो उसको हम लोग जो है इस बार दूर कर रहे हैं। कोई भी अगर कैंडिडेट ऑफ सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट के बारे में बात हो, या जो सीटें कांग्रेस को लड़नी चाहिए या RJD में जो सीटें लड़नी चाहिए, या घटक दलों को जो सीटें जहाँ ज़्यादा मजबूत है वो लड़नी चाहिए, तो इसका सब हम लोग जो है ध्यान दे रहे हैं। लेकिन किसी एक अलायंस में, किसी एक पार्टी पे सहार की थोप देना, ये गठबंधन धर्म का पालन नहीं कहलाएगा। ये सब सामाजिक ड्यूटी है और हम लोग गठबंधन धर्म को निभाने वाले लोग हैं। जितना पुराना हम लोगों का कांग्रेस से जितना रहा है, एक बिहार नहीं, आप देश की ऐसी पार्टी, रीजनल पार्टी बिहार RJD है जो आज तक जो है कांग्रेस के बाद शायद बीजेपी से कॉम्प्रोमाइज कभी भी हम लोग। सोनिया जी के बुरे दिन में भी लालू जी खड़े रहे। पारिवारिक रिश्ता भी अलग रहा है, हम लोगों का बहुत बेहतर रहा है पिताजी और सोनिया जी का, और हम लोगों की पार्टी का भी अलायंस जो है लंबे समय तक चल रहा है। हमको लगता है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट अलायंस एंड स्टिल अलाइव।
फिर भी दूसरे दलों को एकोमोडेट करना है मुकेश सहनी जी को, हाँ, ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी थोड़ा नीचे आने के लिए तैयार हो रही है। वी ऑल आर फ्लेक्सिबल, ऐसा नहीं। हमारा एक मात्र लक्ष्य है कि इस बार एनडीए को जल्दी से उतारना और अपना सरकार बनाना। इवन कैंडिडेट ऑफ सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट के बारे में अगर बात हो या वेनेबिलिटी के बारे में बात हो, हर एक चीजों का ध्यान रखना है। तो हमको नहीं लगता कि आपका अलायंस हमारे यहाँ ज्यादा इशू नहीं है कांग्रेस हमारे पार्टी। यहाँ 2-4 आगे पीछे सब कुछ करके लोगों को मान सम्मान देते कब तक ये हुए अनाउंस नए कर लोगों देंगे? को भी- कब तक अनाउंस कर देंगे? क्योंकि हमको लगता है हमारी कोशिश है, अपनी पर्सनल कोशिश है। अभी तो हम यात्रा 5 दिन 6 दिन का है और उसके बाद नवरात्र शुरू हो जाएगा। तो नवरात्र में हम लोगों को पूरा टाइम मिलेगा कि हम लोग जो है होमवर्क कर सकें, बैठ करके बात कर सकें। मेरी ड्यूटी होगी ड्यूरिंग नवरात्र, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है, तो अगर आगे पीछे भी 2-4 दिन होता तो ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी तो अभी खुलकर नहीं बोल रही है मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा, तो क्या हम माने कि मैं अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं नवंबर 2025 में? देखिए, हमारे गठबंधन में इसकी चर्चा नहीं होती है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी क्लियर है। तेजस्वी यादव बस- अगले मुख्यमंत्री बनेंगे? ऑफिशियली अनाउंस होगा तो आपको और अच्छा लगेगा। नहीं, कैंडिडेट तो आप- नहीं। आप- क्या नीतीश जी को रिप्लेस कर रहे हैं आप अगली बार? देखिए, जनता मालिक है और जनता इस बार मूड में है बदलाव और 60% बिहार में नौजवान है और नौजवान चाहता है एक ऐसा नौजवान मुख्यमंत्री मिले जो बिहार के वर्तमान को ही नहीं भविष्य को बेहतर बनाए। तो हम लोग तो चाहते हैं कि बिहार जो है अव्वल राज्यों में आए, लेकिन 20 साल नीतीश जी के और 11 साल मोदी जी के केंद्र में रहते हुए भी नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे गरीब बिहार है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में है, सबसे ज्यादा पलायन बिहार में है। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम देश में देखा जाए, प्रति व्यक्ति आय या निवेश या किसानों का आय बिहार जो है पीछे है। लेकिन पढ़ाई या दवाई जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो मिलना चाहिए। तेजस्वी जी, मेरा अगला सवाल ये है कि आप तो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी और मुकेश सहनी जी हैं, बार बार कहते हैं मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री वो बनेंगे, तो क्या दोनों दलों से उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, मुकेश सहनी जी भी और कांग्रेस पार्टी के केवल एक? देखिए, अपनी बात को रखने के लिए अगर कोई अपनी बात रख रहा है तो रखना चाहिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। और ये जो हमारा जो कोऑर्डिनेशन जो कमेटी है इसमें तय होगा, लेकिन हमें अगर कोई उप मुख्यमंत्री अगर बने तो हमें हमारी पार्टी को कोई परहेज नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और कई राज्यों में हम लोगों ने देखा है कि 4-4 उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ये जब चीजें तय हो जाएंगी तो खुल करके जो है सामने ऑफिशियली हम जो है बिहार की जनता के सामने प्रेस के माध्यम से हम लोग। आप चाहेंगे कि मुकेश सहनी जी उप मुख्यमंत्री रहे? अब देखिए, अब हमें कोई आपत्ति थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। मैं मान के चलूं कि नवंबर में आप बिहार के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जगन्नाथ मिश्रा 38 साल की उम्र में बने थे, अभी आप 37 साल के हैं। 37 मतलब हाँ, नवंबर में हुई जाएगी 37 की। तो देखिए, अब मेरा केवल लक्ष्य मुख्यमंत्री बनने का नहीं, सरकार बनाने का नहीं, बल्कि बिहार को बनाने का है। तो हमारी कोशिश है कि हम जो जनता, जो मालिक जो हम पे विश्वास किए हुए हैं, उस उम्मीदों पर, उनकी आकांक्षाओं पर, अपेक्षाओं पर, उनके विश्वास पर हम खड़े उतरे। और हम लोग नौजवान हैं, बहुत हमारे पास विजन है, रोड मैप है, ब्लूप्रिंट है। हम लोग कोई भी बात करते हैं तो हल्की बात नहीं करते, साइंटिफिक रूप से अध्ययन करके डेटा पे ज़्यादातर हमारी कोशिश रहती है कि हम लोग सच्चाई पर, डेटा पर जो है हकीकत पे बात करें। तो हम लोग जान रहे हैं, इसीलिए तो हम अपना विजन बता रहे हैं और ये सरकार कॉपी कर रही है। अगर उनके पास कोई विजन है अपना तो वो बताए ना। अगला सवाल यह है तेजस्वी जी, AIMIM आपके साथ गठबंधन के लिए प्रयास कर रही है,
तो क्या वो उनका प्रयास जो है सच्चा है या केवल पोस्चरिंग कर रहे हैं या आप लेना चाहते हैं उनको? अब देखिए ऑलरेडी 6 पार्टियां हैं और 243 सीटें। सिर्फ AIM ही नहीं, NCP हो, शिवसेना हो, JMM हो, पारस जी हो और ऐसे दले जो हैं हम लोगों से समझौता करना चाहते हैं। लेकिन हम तो बिहार में चुनाव लड़ते हैं, तो AIMM से आप हम तो हैदराबाद चुनाव लड़ने नहीं चाहते। ये निर्णय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है। तो AIMM का कोई स्कोप नहीं है महागठबंधन? देखिए अब आपको हम पहले ही बता चुके 6-7 दल है ऑलरेडी। अगर हम 25 दल को यहाँ ले आए तो हम RJD कहाँ लड़ेंगे? हम हैदराबाद नहीं ना जाते चुनाव लड़ते हैं, हम महाराष्ट्र नहीं ना जाते हैं चुनाव लड़ते हैं, हम बैंगलोर या चेन्नई या और कहीं तो हम चुनाव लड़ने नहीं जाते। हमारा तो जो कुछ है, जो ताकत है वो बिहार में और झारखंड में। तो हमारी जहाँ ताकत है वो आप हमको सहयोग कीजिए, आपकी जहाँ ताकत है हम लोग सहयोग करें। हाल फिलहाल में बीजेपी ने मुद्दा उठाया है 2-3 और उसको एक डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश की है। हाँ। माँ का अपमान जी, और नहीं सहेंगे, और दूसरी बात की बीड़ी से कंपेयर किया कांग्रेस पार्टी ने। इसे आप किस रूप में देखते हैं? माँ माँ होती है, माँ शब्द सुनते ही आपको सुकून मिलता है। किसी की भी माँ हो, अपमान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति जो भी किसी के भी माँ को अपमानित करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सजा होना चाहिए। और हमको लगता है कि हुआ भी है। ना हमने गाली दिया, ना राहुल गांधी जी ने गाली दिया, ना उस मंच पे हम लोग गए नहीं थे। दूसरी बात ये है कि इसका राजनीतिकरण भी नहीं होना चाहिए। लालू जी जितना गाली खाए या हम विधानसभा में बीजेपी के MLA ने मेरी माँ बहनों को गाली मेरे सामने सदन के अंदर, हमने कोई राजनीतिकरण नहीं। लेकिन एक बात और है कि प्रधानमंत्री जी जो गलवान घाटी में जो शहीद हुए वो चाइनीज प्रेसिडेंट से मिल रहे थे। जब विदेश में थे तब का ये मामला है। विदेश में 5 दिन ठीक थे, लेकिन इंडिया आते ही सबसे पहले उन्होंने रोने का काम किया। हम अपने प्रधानमंत्री को मजबूत प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, जो बात बात पे रोए ना। पंजाब बाढ़ डूब रहा था, हिमाचल में तबाही आई। उम्मीद था कि प्रधानमंत्री जी ना रोते हुए, इसको राजनीति का मुद्दा ना बनाते हुए उन जगहों पे जाते। खैर उन्होंने रोया क्योंकि चुनाव में ज़्यादा विश्वास वो रखते हैं, आपदा में इतना विश्वास उनको नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी जब जर्सी काऊ कहते हैं, जब हाइब्रिड बछड़ा कहते हैं, या आपको याद होगा जब नीतीश जी को DNA का गाली दिया था तो नीतीश जी रोए नहीं, उन्होंने बाल और नाखून जो है उनको भिजवाया था और एक पत्र भी भेजा था प्रधानमंत्री के नाम। वही जो आपका प्रज्वल रवन्ना जो है 3000 बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ शोषण करता है, प्रधानमंत्री वहाँ जाते हैं। जो महिला पहलवान के साथ जो शोषण का आरोप लगता है, प्रधानमंत्री जी उनको सहयोग करते हैं। कल ही प्रधानमंत्री जी के मंत्री चहेते बीजेपी के जिवेश मिश्रा पत्रकार अति पिछड़ा समाज के आए हुए को माँ बहन की गालियाँ गुस्सा मारते, वो शब्द तो नहीं था। तो हम ये कहना चाहते उनकी भी तो माँ है। और जो बिहार बंद किया गया था, जिनका एक महिला थी डिलीवरी हो रहा था, एम्बुलेंस को रोक दिया, एक महिला टीचर को दौड़ा के पीटा, वो भी दृश्य हम लोगों ने देखा। तो क्या वो माए नहीं? मेरा अगला सवाल है कि एक नए नेता आए हैं बिहार में, PK।
और पीके जो है आजकल प्रशांत किशोर हाँ हाँ आजकल सबको देख रहे हैं कि भाषाई मर्यादा या तो बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी के नेता हो, लग रहा है जैसे वो किसी दूसरे प्लेनेट से आ गए हैं और सबको सीख दे रहे हैं। जैसे हमने पीके मूवी देखी थी ना, आमिर खान आए थे, एक जैसे वो कहते थे एलियन, कि हाँ एलियन दूसरे गोला से आए थे हाँ। और दूसरे गोला से आके सबको सीख दे रहे हैं। तो आप इसे बिहार में एक किस तरह की संस्कृति का जन्म आप लेते हुए देख रहे हैं? इतना पैसा, इतना भाषाई अमर्यादा। देखिए आपको भी 9वीं फेल बोलते हैं, तो मैंने एक इंटरव्यू में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहा कि आप भी 12वीं पास हैं और आपको देख के लगता नहीं है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। यू आर अ सेल्फ ट्रेन्ड मैन। वैसे ही तेजस्वी जी भी, अगर मान लीजिए वो किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए, और मैं एक स्पोर्ट्समैन रहा हूं, मैं जानता हूं स्पोर्ट्समैन को पढ़ने का समय नहीं रहता, एक जुनून रहता है, मैंने अपने कॉलेज लाइफ में देखा है। और विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर महज 10th पास है। तो इस पूरे प्रकरण को आप किस रूप में देखते हैं, जो नए पीके आए हैं? देखिए, जब से हम राजनीति में आए हैं तब से ये आरोप लगता रहा, लेकिन हमारा जो क्वालिफिकेशन था वो जनता के सामने हमने ऑनेस्टली रखा। लेकिन सवाल अगर एजुकेशन की हो तो धीरू भाई अंबानी कितना पढ़े, लेकिन आज रिलायंस इंडस्ट्री देखिएगा, जो आपके एप्पल के ओनर जो है वो लोग कितना पढ़े लिखे, लेकिन आज देखिए क्या जो पेरियार है वो कितने पढ़े लिखे। कामराज जी कांग्रेस के कद्दावर नेता देश के समय कितने पढ़े लिखे। लेकिन शिक्षा होना और एक ज्ञान होना, ये दोनों में अंतर है। डिग्री लेकर तो आज ही इतनी चीज़ों का ज्ञान भी होना चाहिए। ठीक है, शिक्षा सबके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं शिक्षा केवल डिग्री वाली शिक्षा है। बिना डिग्री की भी शिक्षा होती है, जिसका हमको अनुभव है। हालांकि चलिए डिग्री पे नहीं जाते, डिग्री पे अगर जाएंगे तो आपको हमारा बता दीजिएगा, हर कोई किसी को बता देगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी का सीक्रेट डॉक्यूमेंट तो उसको हम छीनना नहीं चाहते। लेकिन देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार वो जीते, लोगों का विश्वास भरोसा जीते हैं तभी ना भाई प्रधानमंत्री। तो हम भी तो चुनाव लड़के हैं, यही बता करके ना, अपना हलफनामा दे करके कि हम 9वीं पास हैं। झूठ तो नहीं लोगों ने चुना ना, कुछ देख करके, कुछ काम के आधार पे चुना। एक बार नहीं, 2 बार। पहली बार जीते तो 25,000 से, दूसरी बार जीते तो 48,000 से जीते, यानी और नंबर जो है इंक्रीज हुआ। प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि वो आपको उप मुख्यमंत्री बनाने में उनका योगदान है। क्या ये सही है? देखिए, प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, उनका केवल काम जदयू से लेना देना था, आरजेडी से लेना देना नहीं था। आपको भी पता है उस समय इन्होंने पीला बैनर बनवाया था और केवल नीतीश कुमार जी का चेहरा लिखा था बिहार में बाहर, उसके बाद नीतीश कुमार है ना। उसमें ना कांग्रेस का था ना आरजेडी का। बाद में उनको रियलाइज हुआ कि नहीं भाई, महागठबंधन है तो और नेताओं का भी, और सबसे बड़ी ताकत लालू जी को हो, और उन्हीं का चेहरा गायब आपने कर दिया। 80 MLA आप समझ सकते कि कितने प्रोफेशनल आदमी हैं। तो कैसे और कहते आरजेडी हैं? का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी वो नीतीश जी के साथ तो 71 सीट आया नीतीश जी को, और हमारे पार्टी को 80 सीट है, उससे बेसी आए। तो देखिए, होर्डिंग पोस्टर लगवाना, गाना 2-4 को बनवा देना, सर्वे करवा देना, इससे कुछ होता नहीं। ऐसे बहुत लोग बहुत प्रोफेशनल हैं, लोग इस्तेमाल भी करते। हाँ, सर्विस के लिए आपको भी जरूरत पड़ता है। लोग अगर सर्वे कराना है तो सर्वे कराएंगे। आप उनका क्या फ्यूचर देखते हैं बिहार में? लेकिन हम लोगों के जीत में कोई उनकी भूमिका नहीं। अब लालू जी और नीतीश जी अगर एक बिहार में हो गए तो कोई सोच सकता है कि हरा देगा।
कोई नहीं सोच सकता। लैंडस्लाइड उतरी होनी थी, इसमें वो रहते ना रहते कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, वो तो ये क्लेम करते हैं कि हमने इतने लोगों को मदद किया तो जीते। इसका मतलब बाकी प्रोडक्ट सब खराब था। मोदी जी, ममता बनर्जी, स्टालिन, तो वाई जहाँ साहब, जहाँ भी काम किए हैं वहाँ से सब लोगों ने भगाई दी। तेलंगाना से आप देख लीजिए, अभी जगनमोहन रेड्डी जी नहीं है, अमरिंदर सिंह के लिए काम किए थे, वहाँ से हटा दिया। कांग्रेस पार्टी यहाँ गए थे, वहाँ से हटा दिया गया। जब लोग जान लेता कि इनका असली एजेंडा क्या है तो जगह पे दिखा दिया जाता है। तेजस्वी जी, बीजेपी के नेता संजय जायसवाल उन पर आरोप लगा रहे हैं कि CSR फंडिंग का उन्होंने दुरुपयोग किया है, कुछ साक्ष्य भी दिखाए हैं। आपको क्या लगता है, इस तरह का पॉलिटिकल कल्चर बिहार में कभी आया था जब इतना पैसा का इन्फ्यूजन हुआ हो? तो क्या आप भी आश्चर्यचकित हैं इस बात को लेकर, इतने पैसे के इन्फ्यूजन को लेकर? देखिए, लोकतंत्र में किसी को भी चुनाव लड़ना या पार्टी बनाने का अपना राइट है। ठीक है, अच्छी बात है, अगर कोई राजनीति में आ रहा तो आए। लेकिन कहीं ना कहीं से एक कल्चर ये खराब हो रहा है कि अब गरीब चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं रह जाएगा कुछ दिनों बाद। तो लोकतंत्र में अगर जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी है, अगर आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, गरीब है, उसको भी हक है कि वो चुनाव लड़े। लेकिन जब चुनाव को इतना महंगा कर दिया जाएगा और इस तरह का कल्चर जो डेवलप किया जा रहा है, प्रशांत किशोर के द्वारा सुनने में आया कि कोई वर्कर उनके पास नहीं है, सब प्रोफेशनल है, सैलरी बेस्ड, हर पता नहीं कितना, हर विधानसभा पंचायत में है। तो आप समझ सकते हैं हजारों में होगा, सैलरी देना होता होगा उन प्रोफेशनल्स का। वर्कर है नहीं, ये दिल से नहीं जुड़ा है और उनकी आइडियोलॉजी है क्या? कुछ नहीं। क्या आपको भी हद तक पता चला कि उनकी विचारधारा है? तो बिना आइडियोलॉजी के राजनीति करने आए। तस्वीर पीछे गांधी जी का, अब बात करते शराबबंदी खत्म करते, तो आप यही जनसुराज है। आप उनके साथ 15 में एसोसिएटेड थे, आते जाते थे, एसोसिएटेड नहीं आते जाते थे, हम जो कि हाउस जाते थे, वो बैठे रहते थे। हाँ, तो आपने कभी उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा कि वो कितने पढ़े लिखे हैं? क्योंकि उनके पढ़ाई लिखाई को लेकर भी सवाल उठते हैं। देखिए, हमको नकारात्मक राजनीति में जाना ही नहीं, हमको पॉजिटिव पॉलिटिक्स करना है, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करना है, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करना है, लोगों के लिए काम करना है, बिहार को आगे बढ़ाना है। तो हमारा इन सब चीज़ों में अगर हम समय व्यर्थ करेंगे तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता का समय व्यर्थ होगा। अगली सवाल पे आते हैं। नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर आप हमेशा सवाल उठाते रहते हैं कि अचेत अवस्था में हैं, कुछ ऑफिसर्स डिसीजन ले रहे हैं, बीजेपी दिल्ली से गाइड कर रही है उनको। क्या आपको लगता है कि संवैधानिक दृष्टिकोण से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा दर्ज भी है कि अगर कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसको आप किसी पद पर, महत्वपूर्ण पद पर नहीं रहना चाहिए? अब ये बात अगर वो समझ जाए तो अच्छा है, लेकिन हमको तो लगता है कि जो रिटायर्ड अधिकारी किस्म के लोग हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो हैं और जो जदयू में कुछ दो चार नेता है बीजेपी के अंदर से, वो लोग चाहता ही है कि इसी अवस्था में रहे और बीमार हो, ताकि उनका केवल चेहरा आगे रखे और अपना मलाई काटते रहे। क्या ये व्यवस्था बीजेपी को भी सूट कर रही है? एकदम एकदम। क्यों? कुछ ब्यूरोक्रेट्स डरे हुए हैं, ADCBI लगा हुआ है, कई के बाल बच्चों पे केस मुकदमे भी चल रहे हैं और जो नेता जदयू में है वो तो है बीजेपी के थे पहले, अभी भी अंदर से उन्हीं के हैं। तो हमको लगता है कि भविष्य जो जदयू का चुनाव के बाद खत्म, जदयू चुनाव के बाद जदयू नहीं रहेगा। उनके बेटे निशांत को आगे प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये तो निर्णय उनका है, निशांत हो या उनके पिता हो, ये पहला निर्णय तो उन लोगों को लेना। निशांत की बातचीत को देखकर आपको क्या लगता है, जेडीयू को आगे ले जा पाएंगे? या देखिए, निशांत जी को तो हम बचपन से देखते आए हैं, हमको तो बहुत शरीफ लगते हैं, अच्छे लगते हैं, दिल का सच्चा
अगर आए तो अच्छी बात है, उनकी पार्टी शायद बच जाए, भाजपा हाईजैक ना कर ले। अभी उपेंद्र कुशवाहा ने शायद भाजपा के कुछ नेतृत्व में जदयू के कुछ बड़े बड़े नेताओं को बोला कि उनको दूर रखो। ये पक्की जानकारी है आपकी? अब जहाँ तक हमको खबर है, आपकी सही जानकारी हो सकती है, लेकिन हाल फिलहाल में उपेंद्र कुशवाहा ने एक मंच से सवाल किया कि नॉन यादव ओबीसी वोट्स को बचाना है और उस स्पेस को बचाना है तो निशांत को आगे लाना होगा। देखिए कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है उससे हमको क्या, सबके अपने अपनी राय है, इस पर हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करता है। लेकिन राजनीति होनी चाहिए, जमात की राजनीति होनी चाहिए, इसको पकड़ो उसको छोड़ो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके लिए काम करना चाहिए। चिराग पासवान आजकल बिहार की राजनीति में, क्योंकि आपको देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव काफी आगे बढ़ गए हैं मुख्यमंत्री के दावेदारी में, तो वो भी बार्गेन काफी कर रहे हैं जेडीयू बीजेपी से, और कभी कभी प्रशांत किशोर की भी तारीफ करते हैं। देखिए अच्छा है अगर ज्यादा से ज्यादा सीटें ले ले भाजपा से, लेकिन पता नहीं नीतीश जी लेने देंगे कि नहीं लेने देंगे, क्या नहीं, उनका अपना गठबंधन है, वो जाने, इस पर हमको ज्यादा कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन अभी फिलहाल के दिनों में हमने देखा कि बोलने की अब बिहार में ही उनको जो है रहना है, या बिहार पुकार रहा है। 10 साल से कहाँ से सांसद, कर्नाटका से तो नहीं, बिहार से सांसद। जिस जमुई से वो 10 साल जीते, आज तक वहाँ लोजपा का कार्यालय तक नहीं हुआ। कितना दिन रहे नहीं रहे वो तो वही बेहतर बता पाएंगे, लेकिन इनडायरेक्टली क्यों बोलना है। अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो खुल के बोलो कि मैं लायक हूँ, मुझे मुख्यमंत्री बनना, मुझे बिहार पुकार रहा है, बुला रहा है, मतलब क्या करते हैं। आपके पिताजी बिहार के अच्छी राजनीति के बड़े नेता रहे, और उनके साथ ही सबसे पहली बार हम राजनीति में कैंपेनिंग में 2010 में गए, हम और पासवान जी साथ साथ घूमते थे। आप तो उस समय 25 साल के भी नहीं हुए थे। तेजस्वी जी, लालू यादव को कितना मिस करते हैं पूरे चुनाव प्रचार में? उनकी इतनी बड़ी शख्सियत है, तो पीछे से भी आप घर में बैठे बैठे भी कुछ गुर सिखाते रहते होंगे। लालू जी ने जो सामाजिक न्याय किया, आज भी लोग जो है उनको मानते हैं एज ए मास लीडर, लोग उनको गरीबों का मसीहा मानते हैं, और उनकी विचारधारा पे ही हम लोग जो है चल रहे हैं। और कोई भी निर्णय होता है आज भी बिना उनसे बात किए हुए कोई भी निर्णय नहीं होता, अंतिम निर्णय वही लेते हैं। तो आज भी ठीक है, फिजिकली हर जगह नहीं जा सकते क्योंकि पोस्ट सर्जरी, मतलब किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, हार्ट पेशेंट है, एक उम्र है, तो थोड़ा अवॉइड डॉक्टर जो बोलता है करते, लेकिन फिर भी आसपास पटना में दिल्ली एक राउंड तो दिल्ली शाम में घूमते ही घूमते, और लोगों से भी मिलते हैं शाम में, जितना हो सके उतना वो अपने से प्रयास करते हैं। लेकिन पॉलिटिकली अभी भी अगर हम यात्रा पे हैं, एक एक फीडबैक लेते हैं, एक एक फीडबैक जो है वो समय समय पे लेते हैं, और हर लोगों का लेते हैं। ऐसा नहीं कि केवल जो है इस यात्रा का ही ले रहे हैं, हर एक इशू या कोई बात हो, तो जितना वो जागरूक है अभी भी मेंटली, और वो अभी भी हर एक चीज रोज शाम को घर जाके रिपोर्ट करते हैं आज क्या हुआ, बैठते हैं। जल्दी जल्दी कुछ सवाल और ले लेंगे। प्रोहिबिशन पर आपका क्या रहेगा जब आप मुख्यमंत्री बनेंगे? ये तो एक फेल्ड मॉडल हो गया, बूटलेगिंग और पैरेलल इकोनॉमी खड़ा हो गया है बिहार में, जिसके चलते आजकल फ्लरिश कर रहा है। अभी हमने इस पर कोई विचार नहीं किया है, लेकिन जो ताड़ी, जो पासी समाज के जो लोग हैं, उनको
जो है इस कानून से बाहर हम लोग कर रहे हैं। तारीख को इट्स नॉट एन अल्कोहल, अल्कोहल इज रोजी रोटी। नीलू कुमारी, क्या नीलू कुमारी, नीलू। देखिए बच्चे ऑटोग्राफ भी मांग रहे हैं और बुद्ध की तस्वीर है उस पर नीलू कुमारी को ऑटोग्राफ मिल रहा है तेजस्वी यादव जी की तरफ से। तो एक तरीके से मैं सड़क पर यात्रा कर रहा हूं तेजस्वी जी के साथ रथ पे और देख रहा हूं कि एक जुनून है यूथ में। अभी देखिए एक नई डायरी आ गई छोटी। नाम क्या? रीना, रीना, रीना। रीना। तो बच्चे बूढ़े जवान सब इनके लिए इनसे उनको देखने के लिए तत्पर हैं। आप तेजस्वी जी, आप तो क्रिकेटर थे और क्रिकेट से पॉलिटिक्स का जो ट्रांजिशन हुआ, क्रिकेट में जानता हूं, मैं खुद खेलता रहा हूं, एक जुनून होता है। कैसे पॉलिटिक्स में आप ट्रांजिशन हुआ और क्या क्रिकेट अभी भी फॉलो करते हैं आप? क्रिकेट हाँ फॉलो करते हैं। और आप देखिएगा कि इस समय 2007 से 11 4 साल मेरा एग्रीमेंट आईपीएल में भी रहा। आईपीएल में था, दिल्ली डेयरडेविल्स। मेरा एंकल का भी इशू था और उसमें 12 में जो परिस्थिति, जब पापा को जेल जाना पड़े और माँ को घूमना था, तो उस दौर में हमको लगा कि नहीं, हमको भी रह के सहयोग करना चाहिए। तो उस दौर में हम लोग फिर जो है सहयोग किया और धीरे धीरे जो है और बिहार भी घूमे और युवाओं संगठन में बिना कोई पद लिए हुए भी हम लोगों ने यात्रा की, काम किया। टेक्नोलॉजी के रूप में पार्टी का कोई वेबसाइट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, एक उस लेवल पे हम लोगों ने उसको विकसित किया है। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा और लोगों की चाहत थी, पार्टी के भी नेता और कार्यकर्ता चाहते थे कि हम आए। तो क्रिकेट बैक सीट में चला गया। अब क्रिकेट आईपीएल का भी इशू था, तो इंडियन क्रिकेट को आप किस रूप में देखते हैं? विराट कोहली रिटायर हो गए, आपको लगता है कि विराट कोहली को रिटायरमेंट का समय आया था? मैचेस इतने ज़्यादा हो गए। पहले जब हम लोग छोटे थे 3-4 ही टूर्नामेंट होता था साल भर में, 23 मैचेस होते थे, लेकिन इतना मैच नहीं होता था। आज के डेट में तो पूरी मतलब आप मैचेस देख लीजिए कि उन्होंने कितने खेलना चाहिए, डेज हो, T20 हो, पहले 2 फॉर्मेट था, 3 फॉर्मेट, तो हर फॉर्मेट में आपको लगता है सही समय था उनका? मुझे लगता है कि ठीक टाइम पे लिया उन्होंने, ताकि और भी जो यंगस्टर आ रहे हैं फिर इनको जो प्रतिभा अभी जो दिखा रहे हैं, गिल हो गए या और सब नए नए अभी आए हैं, यहाँ पे शिव कुमार हैं, सब लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे बिहार का एक लड़का वैभव सूर्यवंशी आया है, उनका बैटिंग देखे? हमने देखा, पहला डेब्यू में जो सेंचुरी मारी थी आईपीएल में हम लोगों ने देखा। क्या खासियत देखते हैं उनकी बैटिंग में? रिफ्लेक्स, आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप कैमरा पे संदेश दीजिए वैभव सूर्यवंशी को। यंग लड़का है, 14 साल का, देखिए हमने देखा बिहार का है। आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा है, उसको पता है मारने वाला बॉल कौन सा है, रोकने वाला, बट फिर भी जो है हमको लगता है कि थोड़ा पेशेंस जो है वो रखना है। हेड स्टिल ज़्यादा रखे तो ज़्यादा बॉल को जज कर पाएगा बेहतर। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है वैसे वैसे अनुभव भी आता है। तो हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे तो लोग यही कहते थे, भाई बस विकेट पे बने रहो, रन बन जाएंगे। आप जब खड़े रहिएगा तो रन खुद ब खुद बन जाएंगे। आप जब छोटे थे, नेचुरल प्लेयर है, नेचुरल टैलेंट है। आप जब छोटे थे तो लालू जी हम लोग को कहानी बताते थे कि उसको एकदम जुनून है क्रिकेट का। तो आप किसको देख के क्रिकेट खेलना शुरू किए? हम तो सचिन तेंदुलकर जी को देख के जो है बहुत लगा कि इसमें जाना चाहिए। और खास तौर पे सबसे ज़्यादा मज़ा हमको आया था तो शाहजहां में जो मैच था, तेंदुलकर ने डेजर्ट स्टॉर्म, हाँ
बैक टू बैक ऑस्ट्रेलिया, सेंचुरी, तेंदुलकर का बैक टू बैक एकदम। सेंचुरी। उसके बाद लगा कि भाई नहीं, इसी में जो है जाना चाहिए। जबरदस्त इनिंग थी तेंदुलकर पहले की वो तो बहुत ही बढ़िया था एक में फाइनल में पहुंचाने में मदद किया, दूसरे में जिताया। जी। वो टूर्नामेंट भी काफी, हम जैसे उसमें जो नौजवान टीनेजर्स जो कह सकते हैं, उनके लिए एक बहुत पैशनेट रहा। तो तेंदुलकर ने आपको इंस्पायर किया। हाँ हाँ, अभी मिले थे तो हम बताए। इफ मिस्टर सचिन तेंदुलकर इज वॉचिंग, नहीं, I met him, You I met told him? him, Told him? I met his wife also, and I met him, Anjali ji also, doctor. और हमने बताया कि आप तो हम लोगों के गुरु हैं। गुरु हम लोग तो भाई जो सीनियर लोग रहते थे, खासतौर पे जब इंडियन टीम में रहते थे, हम तो बच्चे लोग तो सर करके ही बात करते थे। वो सर करके ही हमने बात की। वाह। दैट रिस्पेक्ट आई हैव टू गिव हिम, बिकॉज उनको देख के ही जो है हम क्रिकेट इस प्रोफेशन में बढ़े थे। आपकी बच्ची का तस्वीर हमने देखा एक दिन, तो लगा कि ट्रू कॉपी तेजस्वी यादव है। बेटे का भी देखिएगा, ट्रू कॉपी ही लगेगा। आप ही के जैसा बिल्कुल। हाँ। तो ये यात्रा इतना करते हैं, बड़ा डिफिकल्ट टाइम होता होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, बिकॉज दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रीशियस टाइम, खेलने का समय है। आप कितना मिस करते, वीडियो कॉल्स पे रहते हैं। जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन में ज्यादा डिफरेंस है। जी जब से आप लोग 24 आवर्स हुए, हाँ। जैसे आजकल डिजिटल का भी जमाना आया है, हम्म, व्यवस्था तो है ही। अब उसमें भी आप तो बहुत लेट शादी, हमको जहाँ तक हाँ, पता है। हाँ, हाँ, लेकिन अब लगता है कि पहले कर लेना चाहिए, हाँ, ताकि बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा समय जो है अपने बच्चों के साथ बिता बिल्कुल पाए बिल्कुल बिल्कुल। और अपने सामने बढ़ते हुए भी देखें। हम्म, तो अच्छा है, ये एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। जब बच्चा जब आपके गोद में पहली बार आता है, बहुत सुकून मिलता है। वो अलग ही आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग जो है आपके पास आती है जब आप अपने बच्चे को पहली बार हाथ में उठाते हैं। पहली बार हम ओटी नहीं गए, मैं वाइफ हैड सिजेरियन बोथ द टाइम। पहली बार थोड़ा डर लगता था, पता नहीं क्या नहीं। सेकेंड टाइम जब इलाज हुआ तब ओटी भी गए और एक्सपीरियंस भी लिया। एक वो भी अलग अनुभव है, अपने बच्चे को डिलीवर होते हुए देखना। दो सवाल और करूंगा। हाल के पॉलिटिकल परिदृश्य में मैंने देखा है कि अखिलेश यादव इवॉल्व कर रहे हैं, एक बड़े नेता के रूप में यूपी में परफॉर्म किया। आगे चलकर नेशनल पॉलिटिकल लैंडस्केप पर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव की क्या भूमिका हो सकती है? अखिलेश यादव बड़े नेता होंगे या राहुल गांधी? देखिए, जो जनता के बीच रहेगा, जो मेहनत करेगा और जनता मालिक जिसको बनाएगी वही बड़ा नेता होगा। और दोनों में अलग अलग खूबियां हैं। अखिलेश जी ने एज अ चीफ मिनिस्टर जो काम किया, जिस हिसाब से एक्सप्रेस वे हो और भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो, नौजवान है, समझते हैं नए ज़माने को, टेक्नोलॉजी को समझते हैं। और आगे तो सारा टेक्नोलॉजी पे ही निर्भर करेगा, एआई पे निर्भर करेगा, वही ज़माना आने वाला है। तो अच्छी बात है कि भाई जो नौजवान है इस भूमिका में आ गए, निर्णायक भूमिका में। मतलब ऑपोजिशन में अगर देख लें, या तीसरी सबसे बड़ी पार्टी या चौथी सबसे बड़ी पार्टी सपा हो गई है। अखिलेश जी ने मेहनत की है तो हुआ है। अखिलेश जी और राहुल गांधी दोनों प्राइम मिनिस्टर के कैपेबिलिटी है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर एकदम दोनों ही है केपेबल, उसमें कहाँ दो रहा है। दोनों में तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है और पार्टी चलाने का भी तजुर्बा है। सब गुण तो है ही, दोनों में है। एकदम। राहुल गांधी को आप किस रूप में देखते हैं 29 इलेक्शंस में? देखिए, काम करने के आधार पे जिस हिसाब से अभी मेहनत कर रहे हैं, अगर वो कंटिन्यू रहा मेहनत तो जनता का प्यार जरूर मिलेगा। और प्रधानमंत्री तो भैया सिंपल सिद्धांत से कहो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री,
नंबर्स ही बनाता है। जो सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके सबसे ज्यादा सांसद जीते, कांग्रेस पार्टी। तो उसका ही प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन कई बार परिस्थितियां बदलती हैं, और जैसे तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, पार्टी के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो दोनों तरफ से भी बन जाते हैं। तो ये उनकी अलग खूबी है। और दूसरे को रन आउट कर देते हैं। रन आउट तो नहीं करते, वो खुद ही रन आउट हो जाते हैं, मैच ही खत्म कर देते हैं। लेकिन अब उनकी स्वास्थ्य चिंताजनक है नीतीश जी की। उम्मीद करेंगे, प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि इस सेहत में सुधार हो, और उनके साथ क्या हो रहा है ये देवता भगवान जो इनको शक्ति दे देखने की। आखिरी सवाल ये है, लाइटर नोट पे एंड करेंगे। हाल फिलहाल में देखा, जब आपकी SIR वाली यात्रा खत्म हुई तो आप पटना के गंगा पथ पे डांस मूव्स करते देखे गए। उसमें भी प्रशांत किशोर देखे कि कुछ नुक्ताचीनी कर रहे थे, लेकिन इट वाज अ ब्रिलियंट एफर्ट, आई मस्ट टेल यू। और आप लाइट मूड में यूथ के साथ आप इंगेज कर रहे थे। डांस करना मकसद नहीं, उनको इनकरेज करना मकसद। बिल्कुल। तो जो दूरदृष्टि जो रखता है, एटलीस्ट आपने कोशिश तो की। उसको समझ में आएगा। जी। जो दूरदृष्टि नहीं रखता है उसको क्या समझ में आएगा। तो हमको लगता है कि नौजवानों के साथ कभी क्रिकेट खेल लेते हैं, कभी डांस कर लेते हैं, तो इसमें बुराई क्या है। कोशिश करते हैं बिल्कुल। कि हम बेहतर बन पाए, बेहतर लोगों को समझ पाए, बिल्कुल। बेहतर बिहार बना पाए। जो कोशिश करता है वही आगे बढ़ता है। अगर कोई फेल भी होता है तो फेल इज द फर्स्ट स्टेप फॉर सक्सेस। यस, है कि नहीं? बिल्कुल। ये भी है। तो कोई फेल हो, बैठा रहे घर में। नहीं, मेरे नजरिए से वो बहुत ही अच्छा प्रयास था और एक अच्छा मैसेज था कि एक यंग नेता है जो यूथ के साथ सड़क पर इंगेज कर रहा है। लोग चाहते थे कि भैया हम आपके साथ रील बनाना चाहते हैं। हम बोले ठीक है, तो बोला कि आप खड़े हो जाइए पीछे, हम लोग कर लेंगे। हमने हमको क्या अलग खड़ा करोगे, जो तुम करोगे हम भी कर लेते हैं। यही था। लेकिन टैलेंट तो है ना बिहार के लोगों के पास। अब पता चला हो तो अच्छा खासा रील बनाता है, मिलियंस पे उसके व्यूज आते हैं। वो आया था मेरे पास। मैंने देखा आपकी पत्नी भी थी वहाँ पे। मेरी बहन रोहिणी भी थी। हाँ, रोहिणी जी भी थी। बेटा असल में उनको ही पान खिलाने लेके गया, जा रहे थे रोहिणी जी को ड्राइव पे, और पान खिलाने उनके बेटे को भी, वाइफ को भी। तो बीच में आपके भांजा आप बता रहे थे, वो सिंगापुर से आए थे। हाँ, फुटबॉलर है, बहुत बढ़िया फुटबॉलर, प्रोफेशनल फुटबॉलर है। मेरे मित्र के बेटे हैं वो लोग। हाँ, तो बैट्समैन है। हम लोग बैचमेट हैं हिंदू कॉलेज क्या के। तो तेजस्वी जी, आखिरी सवाल ये है कि डिफाइनिंग मोमेंट क्या रहेगा इस चुनाव में, और मुद्दे क्या रहेंगे जो आपको डिफरेंशिएट करेगा एनडीए से चलते चलते? वो घुसपैठिया बोलेंगे, वो हिंदू मुस्लिम करेंगे। हम पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई नौकरी बेरोजगारी भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे और अपराध बढ़ रहा है, वैसे मुद्दे को हम लोग उठाएंगे। वो मुद्दे की बात करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे। ये अंतर रहेगा। ये जो डॉलीज बांट रहे हैं लोग, पैसा दे रहे हैं, फ्रीबीज, ये वोट खरीदने का एक नया तरीका देख रहे हैं पूरे देश में फैल गया है। मध्य प्रदेश में देखा, महाराष्ट्र में देखा। सरकारी खर्चे पर हमको लगता है आने वाले दिनों में अगर आप मुख्यमंत्री बनिएगा तो सैलरी देने के लिए पैसा भी नहीं बचेगा। अब चुनाव है तो सरकार में बैठे हुए लोग जितना झूठ बोल सकते हैं, जितना लुभावना बात कर सकते हैं, वो करेंगे। लेकिन विजन में भी चोरी हो रही है। जो हमसे पूछते थे पैसा कहाँ से आएगा, आज वो पता है कहाँ से पैसा आएगा। इतना भ्रष्टाचार, ग्लोबल टेंडरिंग, एक इंजीनियर पकड़ा जा रहा है तो करोड़ों रुपए मिलते हैं, 10 करोड़ रुपए चला देता है, फिर भी वारंट इशू नहीं होता, और एक ही विभाग के इंजीनियर बार-बार पकड़ा रहा है। ये भी ताजुब करने वाली बात है।
लेकर ये सब इश्यूज को लेकर के पब्लिक में जाएंगे। थैंक यू वेरी मच तेजस्वी यादव जी। आपके रथ पर सवार होकर तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई और मेरी आपकी शुभकामना है कि आप बिहार के यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बने 37 साल की उम्र में, क्योंकि 38 साल की उम्र में भी कोई बना था। बहुत बहुत शुभकामना आपको, आप मेहनत कीजिए ऐसे। थैंक यू। तो ये थे तेजस्वी यादव और हमारे साथ इन्होंने इंटरव्यू दिया आज, और जो मैंने देखा जुनून यंग लड़कों का, लड़कियों का, लोगों का, ये बेहद संतोषजनक है इनके लिए। और आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हो जाएं तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। पटना से हमारे सहयोगी कुंदन और नरुदेश्वर के साथ प्रकाश सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क।